महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामों की जंजीरों से को तोड़कर मां भारती को आज़ाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इसी विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा ये कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की। आप सबको पता है कि हमारे देश के इतिहास में हम 3 महत्वपूर्ण बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देते हैं। एक हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत से मिली हुई हमारी फिलॉसफी, जो हमारे इथिक्स है, जिसके आधार पर हमारा देश पूरे विश्व में एक अच्छी ताकत के साथ खड़ा है। दूसरा विषय जो हमारी इकोनॉमी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर भारत बने, और आज हम 5वें नंबर पर है। हम जल्दी ही दुनिया में 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बने, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इथिक्स के बाद इकोनॉमी आती है। और तीसरी बात जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाकी लोगों से भी ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और इस देश में जो 40% एयर पोल्यूशन होता है वो हमारे कारण होता है। ये जो प्रदूषण आपको दिल्ली में विशेष रूप से दिखता है, पूरे देश में दिखता है, उसका 40% कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के कारण, फॉसिल फ्यूल के कारण ये प्रदूषण होता है। और इसलिए कभी कभी तो दिल्ली में लोग आते नहीं हैं, हमारे लोगों के ध्यान में नहीं आता
पर इस प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं, ऐसा ही प्रदूषण रहेगा तो हमारा जीवन आयु कम से कम 10 साल से कम हो सकती है, इतने इसके दुष्परिणाम है। और इसलिए इसको दूर करने के लिए बाकी लोगों की जितनी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे विभाग की है। एक 3 साल पहले इन्वायरमेंट के ऊपर, एयर पोल्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई डाली गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था और दिल्ली में किस प्रकार से ये प्रदूषण कम हो, ये बात का उन्होंने जिक्र किया था। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 65,000 करोड़ रुपए के काम लिए हैं और ये 65,000 करोड़ के कामों में से 30,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और इन कामों के कारण निश्चित रूप से आगे आने वाले दिसंबर तक जो परिणाम निकलेंगे उसमें निश्चित रूप से दिल्ली को प्रदूषण से जो प्रमाण है वो काफ़ी प्रमाण में कम करने का जो हमारा उद्देश्य है उसमें निश्चित रूप से हम यशस्वी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मुझे विशेष रूप से याद आ रही है कि मैं यहाँ इसके पहले गाजियाबाद एसआरएम यूनिवर्सिटी में आया था। यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट डिलीट दी थी, वो मेरी 9वीं डिलीट थी और उसमें से जो 5 डिलीट मुझे डॉक्टरेट्स मिली है वो ज़्यादातर पर्यावरण के संबंध में और किसानों के बीच में जो काम मैं करता हूँ उसके कारण मिली हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि यही उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, हरियाणा और पंजाब, ये लोग परली जलाने का काम करते थे और परली जलने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता था। मुझे याद है कि इंडियन ऑयल के चेयरमैन अभी रिटायर्ड हो गए, श्रीकांत वैद्य, उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला और मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, पुरी जी के साथ और उनके साथ मिलकर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज पानीपत में हमारा प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का, जो परली से 1 लाख टन, 1 लाख लीटर पर डे बायो इथेनॉल बना रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है और 88,000 टन पर ईयर वो बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बना रहा है। अब हवाई जहाज भी परली से तैयार किए हुए ईंधन पर चलेंगे। अड़चन ये होती है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसी को भी बताने के बाद बहुत जल्दी कोई मानता नहीं और इसीलिए मैं इथेनॉल की गाड़ी लेकर घूमता हूँ। वो किसानों ने तैयार किए हुए शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बीएवी मोलाइसेस, कॉर्न, ब्रोकन राइस, परली और बाम्बू, इससे अब इथेनॉल बनता है। हमारे यहाँ अभी बाम्बू की बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन हुआ है। मैं संतोष जी को बता रहा था कि आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं पर बाम्बू लगाकर आप बहुत पैसे कमाने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। कर्नाटक में एक भीमा बाम्बू है, वो 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन होता है और 4,000 रुपये टन का अगर भाव किया तो 8 लाख रुपए एकड़ में उसका उत्पादन है। अब बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अंडरपैंट, बनियन और जर्सी बनाते हैं। हमारे एक सेक्रेटरी थे एमएसएमई के, पंडा करके, अभी उड़ीसा में गए हैं। मैंने उनको बाम्बू से बनाई हुई जर्सी दी और जब भी वो मुझे आते वो बताते कि ये जर्सी पहनने से पसीना ही नहीं आता। तो बाम्बू से आचार भी बनता है, फर्नीचर भी बनता है और मैं एनएचआई को बधाई दूंगा कि अब बाम्बू से हमने 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर भी बनाया है और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारे एनएचआई डीसीएल को ये कह रहा हूँ कि लोहे का निकालो और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बाम्बू जो है वहाँ के किसानों से लेकर आप वहाँ से बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाओ। जो बाम्बू है उससे नुमालीगढ़ में रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी से
इथेनॉल तैयार हो रहा है बाम्बू से, और वो इथेनॉल बांग्लादेश को जो पेट्रोल की पाइपलाइन जा रही है उसमें पेट्रोल और डीजल जाता है। तो मैंने वहाँ के एमडी को ये कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल के आप बांग्लादेश में भेजोगे तो वहाँ का प्रदूषण भी कम होगा, आपका 2 रुपये लीटर फायदा भी होगा, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाम्बू कटने से उत्तरा अपने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मुझे मालूम है कि परली हो बाम्बू हो, अभी परली का भाव हरियाणा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में 2 से 2,500 रुपये टन हुआ है। मैं अक्सर ये बात मानता हूँ कि कचरे के लिए देश में झगड़े होने चाहिए, परली के लिए झगड़े होने चाहिए, और ये हो सकते जब वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी। और इसलिए मैं हमारे डिपार्टमेंट को और धन्यवाद दूंगा कि हमने दिल्ली के गाजीपुर टेकड़ी का कचरा जो है वो सेग्रीगेट करके UR2 दिल्ली मुंबई हाईवे इसमें डाला है। इतना ही नहीं तो चंडीगढ़ में भी ये कचरा डाला गया है, और गुजरात में अहमदाबाद डोलेरो में भी करीब 40 लाख टन कचरा रोड में डाला गया है। कचरे से वो सेग्रीगेट करने के लिए मैंने हमारे सेक्रेटरी और बाकी अधिकारी को कहा है कि हम जो 10% मशीनरी एडवांस देते हैं उसमें सेग्रीगेशन करने वाली मशीन 2 करोड़ में आती है, और वो अगर सेग्रीगेट हो जाता तो मुझे लगता है, अभी मैं राज्य मंत्री को बता रहा था कि जब ये दिल्ली मेरठ हाईवे का निर्माण हो रहा था मैंने बहुत मेहनत की, हर डिपार्टमेंट में मीटिंगें की, LG को बुलाया, कमिश्नर को बनाया, पर दुर्भाग्यवश मुझे सफलता नहीं मिली। अगर उस समय अगर सफलता मिलती तो गाजीपुर की टेकड़ी आज खत्म हो जाती और पूरा कचरा इस रोड में जाता। अभी इतनी बड़ी हाइट पर जो मिट्टी लाई गई है यह पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही अड़चन का विषय है। बाद में हम लोग जो फ्लैश डालते थे वो भी अब मिलती नहीं है, और इसलिए म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके हम अगर उससे ये बनाएंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी और कचरे की भी एक प्रकार से कचरा भी नष्ट होगा। मुझे खुशी है कि हमारे देश को अब हम भविष्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे देश में हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है। अब बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल के कारण हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं, और इसलिए NHI और हमारी मिनिस्ट्री भी इसमें हम बहुत बड़े प्रमाण पर नए नए टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ एक पायलट प्रोजेक्ट में कि एक इलेक्ट्रिक बस जो केबल नहीं होगी, केवल इलेक्ट्रिक पर चार्ज होगी, 40 किलोमीटर जाएगी, एयर कंडीशन, एग्जीक्यूटिव क्लास, हवाई जहाज जैसी खाने पीने की व्यवस्था, और टिकट रेट 30% कम होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण और इलेक्ट्रिक के कारण प्रदूषण भी कम होता है, और इसलिए आने वाले समय में आप सबके सहयोग से हमें आपके पर्यावरण की रक्षा करनी है। बहुत खुशी हुई कि हमारे NHI ने 80 किलोमीटर बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया है। हमारे अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री जी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है हाइड्रोजन के लिए। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से होता है और कचरे से बनता है, बायोमास से बनता है, वो ग्रीन हाइड्रोजन। जो हम लोग पानी से बनाते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाने में हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और इसलिए हमें भी एक प्रोजेक्ट मिला है। मैं इसमें निश्चित रूप से हमारे सेक्रेटरी और अधिकारियों को आह्वान करूंगा कि गाजीपुर टेकड़ी के बाजू में जो कचरा निकलता है वो अगर बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन निकलकर उससे अगर हाइड्रोजन निकाला गया तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रोड पर हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो ये वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, और हमारा प्रयास है कि हाइड्रोजन की कीमत $1 पर kg आए, और ये अगर आएगी तो भारत ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक अब मैं तो सब प्रयोग, जितनी बातें आपको कर रहा हूँ, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब प्रयोग करता हूँ और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है।
और मैं पैसे भी मिले, कुछ जगह लॉस भी आया, पर मैं खुद अपने भरोसे प्रयोग करता हूँ। मैं 5000 लीटर ये जो कचरा अपना प्लास्टिक है उससे क्रूड पेट्रोल तैयार करता हूँ, और गन्ना काटने के लिए जो हार्वेस्टर चलते हैं उसमें डीजल में 50% डालता हूँ। आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के भी एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ मेरे लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, 55% तक इथेनॉल मिल गया है। तो मैं आने वाले इसमें सब प्रयोग खुद करता हूँ, इसलिए आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि पहला काम आप करिए कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की गाड़ी खरीदी करिए। आपने देखा होगा कि एक महीना पहले बजाज कंपनी पूना में मैंने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की थी बजाज की। वो मोटरसाइकिल सीएनजी पर है, और ये जो सीएनजी है अभी ये वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में है। उस एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। 4 से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सहारनपुर से लेकर हर जगह पर बन रहे हैं, जो प्रेस मड से और राइस स्ट्रॉ से, बायोमास से बायो सीएनजी बना रहे हैं। मैंने देश का पहला ट्रैक्टर, मेरा खुद का ट्रैक्टर सीएनजी पे कन्वर्ट किया, 1 लाख रुपए की बचत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने सीएनजी का ट्रैक्टर लॉन्च किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की वो राजू बजाज जी ने मुझे बताया, वो मेरे लिए आई ओपनिंग था। उसने मुझे कहा कि 1 किलोमीटर पेट्रोल की मोटरसाइकिल पर बजाज की चलने के लिए 2 रुपये 25 पैसे खर्चा आता है, और सीएनजी पर जो चलती है उसको 1 रुपये खर्चा आता है, यानी 60% फ्यूल का खर्चा कम होता है। और इसका कारण ये हुआ कि मार्केट में बड़े प्रमाण पर सीएनजी की बसें, सीएनजी की गाड़ियाँ, अब सीएनजी की 2 व्हीलर भी आई है, ऑटो रिक्शा भी आई है। सीएनजी कम पोल्यूशन करता है, पेट्रोल डीजल में बहुत पोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिक में तो नहीं होता है। और इसलिए इथेनॉल, मिथेनॉल, इसके साथ सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और उसके साथ हाइड्रोजन, इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ जो भी आज पोल्यूशन हो रहा है, जो पेड़ आज हमारे एनएचआई और मिनिस्ट्री खड़े किए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसका भी कार्बन क्रेडिट बनेगा। मैंने अभी सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब को नागपुर में इनवाइट किया है, 28 तारीख को शायद कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक जगह 40 हेक्टेयर में हमने वहाँ एनएचआई के तरफ से एक ऑक्सीजन बर्ड पार्क तैयार किया है, जो बहुत हिंदुस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट है उनसे काम किया है, और वहाँ फल के झाड़ लगाए। पर वहाँ फल तोड़ने के लिए जो इंसान है उनको बंदी है, फल केवल बर्ड ही खाएंगे, पर ऑक्सीजन जो है वो इंसान ले सकते हैं। तो पहला ऐसा बर्ड ऑक्सीजन पार्क, इसका इनॉग्रेशन अभी इसी महीने में 28 तारीख को हो रहा है। पर्यावरण के लिए हम केवल पर्यावरण को नष्ट नहीं करेंगे तो पर्यावरण को बचाएंगे, प्रदूषण को कम करेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने दिल्ली को 6000 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें कम से कम यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा में काफ़ी प्रोजेक्ट हमने यशस्वी रूप से पूरे किए, और इसके साथ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में भी मथुरा की 80 mld स्लज को शुद्ध करके वो पानी इंडियन ऑयल को दिया, और मथुरा को गंदे पानी से कुछ प्रमाण में मुक्ति देने का काम हुआ। अब वो पानी जो ऑपरेटर है वो पूरे तरह 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और रिफाइनरी में पानी का उपयोग होता है। आने वाले समय में जो शपथ हमने ली है वो पर्यावरण की रक्षा करने की है, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। मुझे ये भी, हमारे आज ये पेरीफेरल रोड पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, और अभी हमारे रोड का काम बहुत कुछ हुआ है। अभी मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ से बहुत से लोग रिटायर्ड हो, काम न करने वाले, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड हो, किसी की बैंक गारंटी जब्त हो। ये बैठे हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी याद रखना, तुम अच्छा मेंटेनेंस करो। आज मैंने देखा रोड बहुत गंदा मेंटेनेंस था,
हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और जो गंदा काम करेंगे उनकी बैंक गारंटी जब्त करने के बाद भी उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और उनको नया टेंडर भरने नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए मैंने अभी चेयरमैन साहब को कहा है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ अवार्ड हम नया शुरू करेंगे। जो मेंटेनेंस करने वाले, ग्रीन मेंटेनेंस में जिन्होंने प्लांटेशन अच्छा किया है, ऐसे हाईवे ऑपरेटर को और उसके लिए जिम्मेदार आरओ और पीडी को और उस एजेंसी को हम हर साल पुरस्कार भी देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड साइड एमिनिटीज में जाओ, टॉयलेट में जाओ और देखो, और जहाँ खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, अभी हम लोग विश्वास रखते थे, अब इसके बाद जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा, वो चाहे विदेशी कंपनी हो, उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे और कहीं टेंडर नहीं भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। तो आप कॉशियस हो जाइए, काम अच्छा करिए, प्लांटेशन करिए, और जो आपको मिलता है उसमें देश के पर्यावरण के लिए आप कंट्रीब्यूट करिए। अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड देंगे, आपको पुष्पहार पहनाएंगे, आपका सत्कार करेंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो NHAI से तुम्हारी छुट्टी करेंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर्ड करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो। अगर आपको लगता होगा तो मैंने राज्य मंत्री को कहा हर रोड पर घूमो, और मैं भी घूमूंगा। कल मैं अच्छा काम मैंने देखा, तमिलनाडु में था, त्रिचनापल्ली में, वहाँ से कुंभकर्णम में गया था और पटेल इंजीनियरिंग ने काम किया था। मैंने अभी यादव जी को कहा, मैं वो रोड पर कम से कम 15-20 किलोमीटर गया, इतनी अच्छी क्वालिटी का काम हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा, और जो बुरा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। तो आप देखो आपको कौन से मार्ग पे जाना है। पर आज NHAI ने देश के विकास में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते पर्यावरण की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। और ये जो एक पेड़ माँ के नाम, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कल्पना दी। मैं 97 में महाराष्ट्र में मंत्री था तो ऑस्ट्रेलिया गया था। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक सुंदर सिटी है पर्थ, और पर्थ सिटी में 500 हेक्टेयर पर एक गार्डन है बड़ा। उस गार्डन में ये जैसे ब्रिज दिख रहे, इसके ऊपर के बड़े बड़े पेड़ है, और पेड़ के बाजू में नाम लिखा है जिसके पिताजी माताजी का देहांत हुआ, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, उनके स्मरणार्थ उस परिवार ने वो पेड़ लगाया। और वो ऐसे करके पूरे हजारों पेड़ का एक जंगल माँ के नाम, पिता के नाम उन्होंने बनाया था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कल्पना दी है। हम लोग भी भावनात्मक रूप से अपनी माँ के नाम से हर पेड़ को लगाए। और NHAI के हमारे आरओ पीडी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पेड़ काटिए मत, ट्रांसप्लांट करिए। ट्रांसप्लांट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार करिए, कंपटीशन करिए, ताकि कम कॉस्ट में होगा। पेड़ काटना ये इतना हानिकारक है कि पेड़ काटना ये जीव हानि है, और इसलिए आने वाले समय में ट्रांसप्लांटेशन करने में NHAI ने 78,000 पेड़ का ट्रांसप्लांटेशन किया है। 4 करोड़ 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए हैं और उसको E-टैग किया है। और अब आने वाला हर पेड़ E-टैग होगा, तो पब्लिक डोमेन में कोई पत्रकार अगर देखना चाहता है तो कौन से रोड पर कितने पेड़ लगे हैं, कितने जिंदे हैं, उसका रिकॉर्ड भी पब्लिक को मिलेगा। और ये सब बढ़ती हुए पेड़ों की संख्या हमारे वायु प्रदूषण को मुक्ति देगी, और दिल्ली NCR प्रदूषण से मुक्त होगा, और पूरे देश के प्रदूषण की लेवल कम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बड़े प्रमाण पर ये जो बाम्बू का है, नीम का पेड़ है, ये एब्सॉर्ब करता है। उनने महुआ के पेड़ लगाए, ये रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड है।
और इसमें से डीजल बनता है। मैंने खुद बनाया और छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने उनको डीजल भेजा था, उसमें अपनी टाटा की गाड़ी सफारी उस डीजल पे चलाई। तो ये उत्पादन देने वाला है, किसी को मेंटेन करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दो, उत्पादन मिलता है तो भले वो ले, ताकि ये जिम्मेदारी NHAI के गले में लटकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेना भी हमारे लिए कठिन होगा। मैं बहुत NHAI चेयरमैन, हमारे अधिकारी, सचिव महोदय को और सभी आप अधिकारियों को इस इनिशिएटिव के लिए आपने बहुत मेहनत की, अच्छी नर्सरी डेवलप की, ये पेड़ आपने लगाए, आपके यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पानी भी है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ 600 फीट नीचे पानी है। तो हमने 1000 तालाब मेरे क्षेत्र में, महाराष्ट्र में मैंने NHAI के मदद से बनाए, फुकट में। वो मिट्टी निकाल कर रोड में लेके गए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। तो जहां पानी की समस्या है वहां हम जल संवर्धन का काम करेंगे, और उसके साथ साथ जहां प्रदूषण हो रहा वहां कार्बन डाइऑक्साइड को, हमारे जो ट्रीज है वो उसको लेकर हमारे पर्यावरण को सुधारेंगे। और एक बहुत अच्छे काम का पर्यावरण के दृष्टि से शुरुआत हुई है। ऐसे अनेक विषयों पर हमारी मिनिस्ट्री लगातार एक्टिव रही है और अनेक निर्णय हम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी इसके तरफ विशेष रूप से प्राधान्य से इस कार्य को निश्चित रूप से प्राधान्य देंगे। और ये जो दूषित एक प्रदूषण है जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर जिसका परिणाम हो रहा है, उससे मुक्ति देने में ये जो एक पेड़ मां के नाम इस अभियान को जो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने शुरू किया है और आज उनका जन्मदिन है, इसमें वो सब लोग सहयोग करें, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।